आपका आपके अपने YouTube चैनल द गुरु केमिस्ट्री क्लासेस पिलानी में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेहद खास टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, इस छोटे से वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट और हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रक्चर की हेल्प से, शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ इस छोटे से वीडियो में हम समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट बचा रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं और मैं आपकी कमेंट से रिलेटेड वीडियो बना करके ज़रूर आपको उसके बारे में बताऊँगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपके अपने चैनल द गुरु केमिस्ट्री क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन पाने के लिए, साथ ही साथ वीडियोस देखें और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में एजुकेशन के साथ, एटलीस्ट केमिस्ट्री के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ फील करें। थैंक यू। विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट द टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है ये वीबीटी थ्योरी से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ से आया हाइब्रिडाइजेशन? वीबीटी से आया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आया। क्या ज़रूरत पड़ गई हाइब्रिडाइजेशन की? इसके लिए हम हमेशा से एक एग्जांपल देखते आए हैं, वो है मीथेन का, CH4। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, छोड़ के भाग मत जाना क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी आने वाले हैं और भी आपको जिन एग्जांपल्स में दिक्कत है ऐसे एग्जांपल भी हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत कर रहा हूँ, छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मीथेन CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 4 बॉन्ड हैं। कितने हैं? 4। चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, बॉन्ड लेंथ भी सेम है, इनकी स्ट्रेंथ भी सेम है, यानी कि कार्बन ने चारों हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जो ऑर्बिटल यूज किए हैं वो चारों ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? सेम। देखते हैं क्या कार्बन नॉर्मल ऐसी सिचुएशन में रहता है कि वो 4 एक जैसे बॉन्ड बना पाए। देखिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, एटॉमिक नंबर 6। भाई 1s में पूरे इलेक्ट्रॉन हैं, 2 फुलफिल है। आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2p के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनमें कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। स्टूडेंट, आप लोगों को पता है ओवरलैपिंग में सिर्फ कैसे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर कार्बन को 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए क्योंकि इसके पास तो हाफ फिल्ड 2 ही ऑर्बिटल है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए? 4, और वो भी एक जैसे। कार्बन क्या करता है, यहाँ ग्राउंड स्टेट से जाता है एक्साइटेड स्टेट में। ज़्यादातर बच्चों को पता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला 2s से, कहाँ चला गया? 2p में। अब कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए? 4। कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है? 4। लेकिन अभी भी देखिए, एक जो ऑर्बिटल है ये है 2s, बाकी कितने हैं? p ऑर्बिटल है। 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। क्या s और p ऑर्बिटल एक जैसा बॉन्ड बनाएंगे? आप बोलेंगे सर नहीं बनाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉन्डिंग से पहले ये ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन करके 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। डिफरेंस क्या है? बिफोर हाइब्रिडाइजेशन इनकी एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस है। भाई 2p की एनर्जी 2s से थोड़ी सी ज़्यादा है। इनकी शेप में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। भाई p ऑर्बिटल डबल शेप होते हैं, s ऑर्बिटल राउंड शेप होता है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद, मिक्सिंग के बाद, जब ये मिक्स होकर के वापस से अलग होंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में बदलेंगे, तो इनकी शेप, इनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगी। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन निकल के आती है, वो ये: hybridization is an property of orbitals in which orbitals of an atom mixes and they form similar number of orbitals with same energy and same structure। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन वो इवेंट है जिसमें कुछ अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल, लगभग सेम एनर्जी, एग्जैक्टली सेम नहीं है,
लगभग सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। पार्टिसिपेशन से पहले उनके एनर्जी में डिफरेंस था, लेकिन बाद में जो ऑर्बिटल बने जिन्हें हम कहेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती है, साथ ही साथ उनकी शेप भी बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही ऑर्बिटल नए बन जाते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाते हैं। साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुलफिल ऑर्बिटल और वैकेंट ऑर्बिटल यानी कि सभी तरह के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बात थी कॉन्सेप्ट की। फिर बात करें ऐसे ऑर्बिटल जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया और अब वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन चुके हैं, वो बाद में क्या करेंगे? वो या तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे या लोन पेयर रखेंगे। ध्यान से सुन लो, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल या तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है या लोन पेयर रखता है। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से कोई रिलेशन, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि पाई बॉन्ड को लेकर के हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल या तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है या फिर लोन पेयर रखता है। मतलब किसी एक एटम के पास कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं ये आप बता सकते हैं क्या देख करके, कि उस एटम ने सिग्मा बॉन्ड कितने बना रखे हैं और उसके पास लोन पेयर्स कितने हैं। वन लोन पेयर मतलब उसके पास वन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, वन सिग्मा बॉन्ड का मतलब उसके पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो अगर आप किसी स्पीसीज में किसी एटम के, पर्टिकुलर एटम के बनाई गई सिग्मा बॉन्ड और उसके ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो काउंट कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि उस एटम के पास कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। और जैसे ही आपको ये पता लगेगा कि किसी एटम के पास कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, आप बता सकते हैं कि उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। देखिए, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन को मैंने Z से डिनोट किया। अगर आपको पता चला कि किसी एटम के पास 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं तो आप बता देंगे कि सर 2 ऑर्बिटल वाला हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। कौन सा होता है? sp। एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं और उनको हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। भाई हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का नाम कैसे रखा? ऐसे रखा कि उसको बनाने में कौन कौन से ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेशन किया। जैसे एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, टोटल 3 हुए ना, 1s और 2p, टोटल कितने? 3। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। उनको हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो देखिए, इफ नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑन अ पर्टिकुलर एटम Z, जिसे मैं डिनोट कर रहा हूं, किसी एटम में नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को अगर 2 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 sp3d2। और अगर किसी एटम के पास 7 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, डेफिनेटली उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। तो स्टूडेंट्स, ये तो पता चला कि अगर आपको पता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम, देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन। और ये आपको कब पता चलेगा लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? स्ट्रक्चर से। किससे पता चलेगा? स्ट्रक्चर से। और स्ट्रक्चर अगर आपको गिवन है तो हाइब्रिडाइजेशन बताना बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। जैसे मैंने लिखा बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना वेरी 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 इजी कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। सिंपली आपको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर को काउंट करना है और जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड या वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितने ऑर्बिटल उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से पहले एनर्जी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल सेम होती है, शेप भी बिल्कुल सेम होती है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की। और मैं बता दूं आप कैसे पहचानेंगे कि कोई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज है। अगर एक लोब छोटी और दूसरी लोब बड़ी है तो सिंपली ये ऑर्बिटल कैसा होगा?
हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा। डियर स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है वो ये कि हाइब्रिडाइजेशन से आप मॉलिक्यूल की शेप या स्ट्रक्चर के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में आप बता सकते हैं। कैसे? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो 3 डायमेंशन में, स्पेस में इस तरह से अरेंज होना चाहते हैं कि उनके बीच आपस के रिपल्शन कम से कम हो। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल स्पेस में ऐसे अरेंज होगा कि उनके बीच के रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो, और ऐसे अरेंज होने के लिए वो एक फिक्स ज्योमेट्री में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे अगर किसी एटम में हाइब्रिडाइजेशन sp है तो दोनों sp ऑर्बिटल एक दूसरे से लीनियर शेप में मैक्सिमम डिस्टेंस पे, मिनिमम रिपल्शन पे अरेंज हो जाते हैं। जैसे BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। कैसी स्ट्रक्चर होती है बेरिलियम क्लोराइड की? लीनियर, इस तरह से। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में भी बताता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन कैसे और ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपको दिया है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया ये स्ट्रक्चर है, देखिए ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है H2S का, हाइड्रोजन सल्फाइड का। H2S स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है, बताना क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। अरे भाई सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, ये क्या है? ये लोन पेयर है। ये क्या है? ये लोन पेयर है। मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, टोटल कितना आया? 4। और 4 ऑर्बिटल जिस हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन सा होता है? sp3। दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नॉट ज्योमेट्री और शेप। ध्यान देना भाई, ज्योमेट्री और शेप H2S का ऐसा नहीं बना सकते हम। ज्योमेट्री और शेप में हमें रियलिस्टिक बनाना पड़ता है थोड़ा, यानी कि आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया ये बेंड शेप है, इस तरह से लोन पेयर्स हैं। आप इसको, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जो आपको सिर्फ ये बताता है कि इनके बीच में इतने बॉन्ड हैं और इसके पास इतने लोन पेयर हैं। ठीक है, तो अगर ये गिवन है तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं तुरंत। sp3 में स्टूडेंट्स ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री में लोन पेयर की पोजीशन और सिग्मा बॉन्ड पे जो एटम जुड़े हैं उसकी पोजीशन, उन दोनों का इंपॉर्टेंस होता है। यानी कि लोन पेयर भी अपने आप में एक पोजीशन माना जाता है, किसमें? ज्योमेट्री में। तो अगर बात करें यहाँ पर, ये जो हमने ज्योमेट्री बनाई है H2S की, तो इसमें लोन पेयर्स का भी इंपॉर्टेंस है, लोन पेयर्स का भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये इस तरह से है, 3 डायमेंशन में है। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको क्लियर कर दूं। शेप में लोन पेयर को इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, लोन पेयर को नहीं देखते। देखो ज्योमेट्री शेप मिलते जुलते वर्ड हैं। ज्योमेट्री में लोन पेयर की लोकेशन का इंपॉर्टेंस होता है, शेप में नहीं होता। शेप देखनी है जस्ट बेंट शेप, जस्ट बेंट शेप। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए यहीं से अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको कुछ और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं बताऊं तो क्या आप हाइब्रिडाइजेशन इजीली बता पाएंगे? आई थिंक आप बता पाएंगे, मैं ऐसा सोचता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है SF6, आपको बोला गया कि भाई जो सल्फर है इसके साथ कितने फ्लोरीन एटम जुड़े हैं? 6। डियर स्टूडेंट, कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 5 एंड 6 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि Z की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 6। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन 6, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? sp3d2। अब sp3d2 में ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। 4 बॉन्ड एक प्लेन पे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से ज्योमेट्री होती है। तो ज्योमेट्री का हाइब्रिडाइजेशन के साथ रिलेशन है।
ये हम आगे किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से ज्योमेट्री की बात करेंगे। यहाँ पर मैं छोटे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखिए, तो स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन बताना आपके लिए आसान है। अब अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं दिया है, आपको सीधे सीधे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूल का जो भी इस तरीके से फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है स्पीसीज का, और आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो यहाँ पर काम करेगी ट्रिक। क्या काम करेगी? ट्रिक। और ट्रिक क्या है देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये नंबर आपको पता चल जाए, आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। और ये नंबर पता लगाने की आपके पास क्या है? ट्रिक है। वो क्या है देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन Z इज इक्वल्स टू हाफ। जिस एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ओके, यहाँ पे अगर उस स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो हमें माइनस करना है उस वैल्यू को, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमें उस वैल्यू को क्या करना है? ऐड करना है। यानी कि माइनस इफ एनी पॉजिटिव चार्ज, अगर स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करेंगे, प्लस इफ एनी नेगेटिव चार्ज, अगर उस स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस करेंगे, एंड प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। अरे भाई, जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसके साथ डायरेक्टली कितने मोनोवैलेंट एटम जुड़े हैं? मोनोवैलेंट जिनकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो ये सब क्या है? मोनोवैलेंट एटम्स हैं जो एक बॉन्ड बनाते हैं, जिनकी वैलेंसी 1 होती है। ऐसे कितने एटम जुड़े हैं उसको आपको क्या करना है? ऐड करना है, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड बाय 2 यहाँ से हो ही जाएगा। सिंपल है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे SF4 सल्फर, तो भाई देखिए SF4 की अगर मैं बात करूं तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे SF4 पे? नहीं है। नेगेटिव चार्ज है? नहीं है। यानी कि ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस। अब प्लस करना है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। तो भाई फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है। फ्लोरीन कैसा एटम है? मोनोवैलेंट एटम है। कितने जुड़े हैं? मोनोवैलेंट 4। 6 + 4 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू आती है 5। तो SF4 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन कितना है? 5, sp3d। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स? sp3d। तो इस तरह से आप किसी भी स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं SO4-2 की। किसकी? सल्फेट आयन में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं। इसको मिटा देते हैं। सल्फेट आयन SO4-2 सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। क्या करना है? हमें Z की वैल्यू निकालनी है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो Z = 1/2। सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस करना होता है, जितना नेगेटिव चार्ज है उसको प्लस करना होता है। -2 है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? +2। ठीक है, प्लस होता तो मैं क्या करता? माइनस करता। माइनस है तो मैंने क्या किया? प्लस किया। मोनोवैलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 1 होती है, यहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ा है। अरे भाई ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, तो मोनोवैलेंट एटम तो यहाँ पे है ही नहीं है तो छोड़ो, कोई बात नहीं है। तो हमारे पास Z की वैल्यू आती है 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि वैल्यू आई Z की 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कौन सा हुआ? sp3। ज्योमेट्री sp3 में कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। अच्छा भाई, इन सब में अगर ज्योमेट्री की बात करें, लीनियर sp में कैसी होती है? लीनियर। sp2 में ट्रायंगुलर प्लेनर। sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। sp3d ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। 3 बॉन्ड एक प्लेन पे, एक ऊपर एक नीचे, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल।
बात करें sp3d2, ये होती है ऑक्टाहेड्रल, 4 1 ऊपर 1 नीचे। और बात करें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की, sp3d3 इसकी स्ट्रक्चर होती है पेंटागोनल, 5 बॉन्ड एक ही प्लेन में 1 2 3 4 5 और एक बॉन्ड ऊपर एक नीचे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे ज्योमेट्री बताई। एस सल्फेट आयन में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन आपको मिला कैसा, sp3, कैसा मिला, sp3। चलिए बात करते हैं XeO3, XeO3 ज़ीनोन ट्राई ऑक्साइड, XeO3। चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं XeO3 ज़ीनोन ट्राई ऑक्साइड में ज़ीनोन का हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू 1/2। वैलेंस शेल, ज़ीनोन इज अ नोबल गैस स्टूडेंट्स, और नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। चार्ज है, नहीं है। क्या कोई मोनोवेलेंट एटम है, नहीं है। प्लस चार्ज होता तो क्या करते, माइनस, माइनस होता तो क्या करते, प्लस, और मोनोवेलेंट जितने जुड़े होते उसको ऐड करते, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 8/2 वैल्यू आती है कितनी, 4। हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp3, कैसा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से इस ट्रिक को यूज करके आप चाहे उस स्पीसीज की आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एटम का हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल देखते हैं NO3 माइनस, NO3 माइनस में नाइट्रोजन का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो चलिए निकालते हैं। Z की वैल्यू 1/2 ब्रैकेट, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, कितने होते हैं, 5। बिल्कुल सही। अरे भाई नेगेटिव चार्ज है तो क्या करें, -1, यानी कि यहाँ करना है +1। मोनोवेलेंट एटम दिखाई नहीं देता तो 6/2 वैल्यू आती है कैसी, 3। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा स्टूडेंट्स, sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। 1 2 3, 3 एटम एक ही प्लेन में जुड़े हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल, जैसे NH4+ आप ले सकते हैं, XeO2F2 आप ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो चाहे एग्जाम्पल आप यहाँ पे लगाएं। वीडियो छोटा बनाना चाहता हूँ ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करें। जितने एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं ध्यान से देखें, इनको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स जरूर लिख के भेजें। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई थिंक इट मे हेल्प यू। और नेक्स्ट वीडियो अब हमारे आते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ और पढ़ाई पे फोकस रहें, क्योंकि ये वक्त गुजर जाएगा लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।